ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बहुत छोटा सा लेक्चर पढ़ाया था। ठीक है, तो उसमें हमने पढ़ा था माइक्रो बॉडीज के बारे में, और पेरोक्सिसोम आपने पढ़ा था, स्पेरोसोम पढ़ा था और ग्लाइऑक्सिसोम पढ़ा था। तो स्पेरोसोम्स का फंक्शन क्या होता है कि जब सीड का फॉर्मेशन होता है और जो सीड ऑयली होते हैं तो उनके अंदर फैट का सिंथेसिस और फैट का स्टोरेज करना। तो ये ऑर्गेनली कहाँ पे डेवलप होगी? ओनली प्लांट्स के अंदर, और ये टेम्पररी ऑर्गेनली होती है। और फिर जब है ना सीड ऑयली सीड्स का जब जर्मिनेशन होता है तब हमने पढ़ा था कि एक न्यू ऑर्गेनली का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे स्पेरोसोम जो होता है वो धीरे धीरे डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू ऑर्गेनली कौन सी डेवलप हुई थी? ग्लाइऑक्सिसोम। तो ग्लाइऑक्सिसोम बेसिकली क्या करता है? फैट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? फैट को कन्वर्ट करेगा वो ग्लूकोज के अंदर। तो ये प्रोसेस क्या हो गया? ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन एक नॉन कार्बोहाइड्रेट थिंग से हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हमने एक पाथवे नहीं पढ़ा था, ग्लाइऑक्सिलिक पाथवे। आप लोग बहुत लकी हो बेटा, क्योंकि हम लोग पहले ये ग्लाइऑक्सिलिक पाथवे जो होता है ना, ये पूरा पाथवे हम लोग पढ़ाते थे। ठीक है, सो इस ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर जो मतलब जो पाथवे होता है दैट इज द ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे, और इसके अंदर एक 2 कार्बन का एसिड फॉर्म होता है, ग्लाइऑक्सिलिक एसिड। सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनली का नेम क्या हो जाएगा? ग्लाइऑक्सिलिक, सॉरी ग्लाइऑक्सिसोम। और फिर हमने देखा था कि ये जो ग्लूकोज फॉर्म होगा वो पार्टिसिपेट करेगा रेस्पिरेशन के अंदर, और फिर सीड के जर्मिनेशन के लिए वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और जब एक बार सीड का जर्मिनेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ग्लाइऑक्सिसोम आगे डीजनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्गेनली जो है वो एब्सोल्युटली सीड जर्मिनेशन से रिलेटेड है। फिर हमने पढ़ा था पेरोक्सिसोम के बारे में, तो वो आपको प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर मिलेगा। और पेरोक्सिसोम का बेसिक काम क्या होता है? जो पर ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को न्यूट्रल करना। जैसे एग्जांपल हमने पढ़ा था H2O2, तो H2O2 को कन्वर्ट करेगा वो H2O प्लस O2 के अंदर। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंजाइम कैटलेस और पेरोक्सीडेज। एंड कैटलेस सबसे लार्जेस्ट एंजाइम हो गया और पेरोक्सीडेज सबसे स्मॉलेस्ट एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, बट हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर पेरोक्सिसोम क्या बोलते हैं, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करेगा, सॉरी फोटो रेस्पिरेशन में भी हेल्प करेगा, जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसके अलावा ये अमाइनो एसिड को डिग्रेड भी करेगा, और नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं उनको भी डिग्रेड करेगा, टॉक्सिक मटेरियल को भी डिग्रेड करेगा, एंड जो ड्रग्स होती है उनको भी ये डिग्रेड करेगा, मीन्स ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कहां से? न्यूक्लियस से। तो अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियस के पास। तो बताओ, मैंने आपको साइंटिस्ट पढ़ाए थे ना, तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? मिस्टर ब्राउन, मिस्टर भूराराम। तो ये हो जाएगा यहाँ पे डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, मिस्टर भूराराम। ठीक है, और फिर न्यूक्लियस टर्म भी किसने दिया था? न्यूक्लियस टर्म भी रॉबर्ट ब्राउन ने ही दिया था। वो भी कहाँ पे? ये डिस्कवर्ड हुआ था इन रूट सेल्स ऑफ ऑर्चिड। ये आपके लिए ऑप्शनल है, ये अगर आप याद करना चाहो तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो ऑर्चिड की जो रूट्स होती है उनके अंदर, सेल्स के अंदर डिस्कवर किया था इन्होंने न्यूक्लियस को। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस इज मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। याद रखिएगा, ये कोई ऑर्गेनली नहीं है। पहले प्रीवियस साइंटिस्ट का ऐसा मानना था कि न्यूक्लियस क्या होता है, एक ऑर्गेनली होती है, पर बेटा अब हमें पता चला है कि ये कोई ऑर्गेनली नहीं है, ये एक्चुअली सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया। जिसका क्या मीनिंग होता है? अगर ये ऑर्गेनली होती तो क्या, मुझे बताओ, ये ना कंप्लीट सेल को क्या रेगुलेट कर सकती थी क्या? नहीं ना।
सो इसको हम लोग ऑर्गेनली कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये क्या होता है, मेन कंपोनेंट ऑफ सेल होता है। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस के टाइप्स के बेसिस पे, कि न्यूक्लियस का कौन सा टाइप्स है उसके बेसिस पे हम लोग सेल्स के टाइप पढ़ते हैं। तो सेल्स के कौन से टाइप होते हैं, तो एक आपने सुना होगा प्रोकैरियोटिक सेल, और एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है जिसके पास पुराना न्यूक्लियस होता है, मीन्स जिसमें डीएनए के ऊपर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं मिलेगी। बट यूकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए जो होता है दैट इज द सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा ट्रू न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होगा यूकैरियोटिक सेल के अंदर। अगर डीएनए के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको बोला जाएगा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। तो यानी इसका मतलब हुआ कि मैं यहाँ पे टर्म यूज कर रही हूँ कैरियन, तो कैरियन इजिकल टू क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस। सो यहाँ पे अगर बोला जाए तो मैं टर्म यूज करती हूँ कैरियोलॉजी, तो कैरियोलॉजी क्या हो जाएगा, दिस इज स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। और कैरियोलेमा क्या हो जाएगा, कैरियोलेमा दिस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और कैरियोप्लाज्म क्या हो जाएगा, कैरियोप्लाज्म इज इक्वल टू न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जस्ट हम लोग यहाँ पे नाम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लोग न्यूक्लियस के नंबर की बात करते हैं कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस का कितना नंबर होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा कि सेल के अंदर न्यूक्लियस हो ही हो, क्योंकि हम लोग अगर आरबीसी के बारे में जब हम पढ़ते हैं और प्लांट्स के अंदर जब हम सीव ट्यूब के बारे में पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा ये दोनों लिविंग सेल्स होती है, बट इन लिविंग सेल्स का न्यूक्लियस नहीं होता है। और ऑब्वियसली जब आरबीसी का अपना न्यूक्लियस नहीं होगा तो ये सेल जो है ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगी। कितना, 120 डेज। जो ये प्रूव करना चाहता है कि एक सेल बिना न्यूक्लियस के एनिमल सेल मैक्सिमम 120 डेज तक सरवाइव कर सकती है। ठीक है, देखो सीव ट्यूब का अपना न्यूक्लियस नहीं होता है, बट ये अपनी एक पड़ोसी सेल होती है जिसके साथ में वो अपना मतलब उसका न्यूक्लियस जो होता है वो शेयर करती है। तो मैं आपको पढ़ाऊंगी प्लांट एनाटॉमी के अंदर ना, तो ये ध्यान रखना। तो इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसको क्या बोला जाएगा, दिस इज ए न्यूक्लिएटेड सेल। तो ये क्या हो जाएगा, ए न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे यूनिन्यूक्लिएटेड, एंड यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब जिसके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होगा, जैसा मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर होता ही है ना, सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। और उसके बाद थर्ड हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, जिसके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको मिलेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो, अब मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है वो भी 2 टाइप की होती है, मीन्स इसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस तो है, बट वो बने कैसे हैं, तो इसके बेसिस पे हम सेल को एक तो बोलते हैं सिनोसिटिक सेल, क्या बोलेंगे, सिनोसिटिक सेल, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे सिंसीटियम, सिंसीटियल सेल भी बोल सकते हैं, सिनोसिटिक सेल और सिंसीटियल सेल। ये वैसे तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, बट फिर भी मैं रिवीजन करवा देती हूँ। तो अब यहाँ पे देखो सेल की मल्टी न्यूक्लिएटेड कैसे हो सकती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने कितनी सेल्स बनाई है, 1 2 3 सेल्स बनाई है, चलो 4 सेल्स मैंने बना दी, और इन सेल्स के पास न्यूक्लियस कितने हैं बोलो, तो न्यूक्लियस हो जाएंगे इसके पास अभी फिलहाल के लिए 1 है। बट अगर मान लो कि यहाँ पे हो जाता है सेल्स का फ्यूजन, यहाँ पे क्या हुआ, सेल्स का फ्यूजन हो गया, तो सेल्स का फ्यूजन जब हुआ है तो यहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हुआ है, इनका न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। तो यहाँ पे चारों सेल्स फ्यूज होने के बाद में बन गई एक सेल, और जिनका साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया
बट न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ। तो इस तरीके से ये जो सेल डेवलप होगी आप इसको क्या बोलोगे, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल। ठीक है, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स किससे बन रही है, तो ये बन रही है सिनसीटियल। कभी भी बायोलॉजी के अंदर आता है टर्म सिन, तो सिन का मतलब ही होता है फ्यूजन। तो सेल के फ्यूजन से ये बन रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में। तो यहाँ पे एग्जांपल हम लोग बात करेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो जो स्केलेटल मसल्स होती है उसके पास आपको बहुत सारी मसल्स सेल मिलेगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, और जब पर्सन जिम जाते हैं ना, तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं तो आपने देखा होगा कि उनके डंबल बहुत अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो एक्सरसाइज करते हैं तब क्या सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है क्या, मतलब मसल्स जब बढ़ते हैं तो क्या इंक्रीज होते हैं, तो ध्यान रखना मसल्स का नंबर इंक्रीज नहीं होता है। और मसल्स सेल डिवाइड नहीं कर सकती बेटा, मसल सेल डिवाइड नहीं कर सकती है। तो मसल्स का सेल हम बोलेंगे नंबर इंक्रीज नहीं होता है, वहां पे हम बोलेंगे मसल्स का मास इंक्रीज होता है। मींस अगर आपके पास ये एक मसल सेल है, ठीक है, तो ये मसल सेल अब ऐसी हो सकती है, मतलब इसका मास इंक्रीज हो गया बट नंबर इंक्रीज नहीं होता है। और जब हम लोग मसल्स को वापस यूज नहीं करेंगे तो ये वापस मसल्स कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएंगी, है ना। और जब वापस यूज करेंगे तो ये मसल्स ऐसी हो जाएगी। तो ये चीज होती है इसके अंदर। नाउ अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सिनोसिटिक सेल। तो सिनोसिटिक सेल जो है वो क्या होता है, जैसे अगर आपने सेल डिवीजन पढ़ा होगा तो सेल डिवीजन में आपने पढ़ा होगा कि पहले क्या होता है, सेल के अंदर पहले होती है ग्रोथ, ग्रोथ के बाद क्या होता है न्यूक्लियर डिवीजन, एंड न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। देखो कुछ ऐसे, आपको मान लो कि एक सेल को डिवाइड करके दो सेल बनानी है, तो ये आपके पास एक सेल होगी, इसने अपना साइज इंक्रीज किया और उसके बाद एक से कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस हो गए। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, एंड साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे ये दो सेल्स बन जाएगी। बट तुम अगर सोचो कि इसने ग्रोथ फेज तो कर लिया, न्यूक्लियर डिवीजन भी हो गया, बट अगर मान लो कि आगे अब अगर ये साइटोकाइनेसिस नहीं करे तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस कितने हो जाएंगे, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस हो जाएंगे दो, जो अगेन फर्दर क्या करते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, फिर करते हैं न्यूक्लियर डिवीजन, फिर न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन। तो इस तरीके से वहां पे क्या बन जाएंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस। तो ये हम लोग बोलते हैं कि ये रिजल्ट होता है किसका, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का रिजल्ट होता है। मींस न्यूक्लियर डिवीजन इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो डायग्राम देखो इसका, ये एक सिंगल सेल हो गया और इसने न्यूक्लियर डिवीजन किया और इसके पास कितने न्यूक्लियस हो गए, दो न्यूक्लियस हुए, इसने और न्यूक्लियर डिवीजन किया और इस तरीके से इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हो गए। तो ये हो जाएगा क्या, सिनोसिटिक सेल्स। अच्छा जो पुराने बच्चे हैं शायद आप लोगों ने फंजाई पढ़ी होगी, ठीक है, तो फंजाई के अंदर बताओ कौन सा क्लास जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, तो हमने पढ़ा था फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज जो होता है वो एक्चुअली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करके कैसा हो जाएगा, सिनोसिटिक। तो इसमें एग्जांपल आ जाएगा, तो जो न्यू स्टूडेंट है ना आप जस्ट इसको रट लेना, तो यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, फंजाई, और फंजाई में कौन सी क्लास, फाइकोमाइसिटीज। तो फाइकोमाइसिटीज जो फंजाई होती है वो कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। इसके अलावा आपने कोकोनट वाटर पिया होगा, क्या पढ़ा होगा, कोकोनट वाटर। तो जो कोकोनट वाटर होता है ना वो उसका क्या है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म समझो कि जो एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो का नरिशमेंट होता है, फूड होता है, तो एम्ब्रियो के फूड को हम लोग एक स्पेशल टर्म देते हैं एंडोस्पर्म।
तो ये जो कोकोनट एंडोस्पर्म होता है ये कैसा होगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो जब हम कोकोनट वाटर पीते हैं ना तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं। तो ये न्यूक्लियस बनते कैसे, इस तरीके से, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से। बताओ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम। चलो, तो ये तो हमने बात की थी यहाँ पे न्यूक्लियस के नंबर के बारे में। तो ये आपका क्या हो गया, रिवीजन हो गया। चलो, तो जो न्यू स्टूडेंट है तो उनका भी टॉपिक कवर हो गया। नाउ अब उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो जरा देखो इधर, तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो जैसा कि हमने पढ़ा था, न्यूक्लियस के ऊपर कितनी मेम्ब्रेन होगी, 2 मेम्ब्रेन। तो दिस इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसको बोला जाएगा न्यूक्लियोलेमा, इनर न्यूक्लियोलेमा, जो न्यूक्लियस की खुद की होती है। बट अब हमने पढ़ा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा ना, ये यहां पे फॉर्म करेगा आउटर मेम्ब्रेन। तो ये आउटर मेम्ब्रेन कौन बना रहा है, बोलो। तो ये आउटर मेम्ब्रेन बना रहा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग कैसे प्रूव करेंगे कि इसका आउटर मेम्ब्रेन एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही मेम्ब्रेन है। तो हमने बोला था कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। तो ये न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, जो चिल्ला के ये कहना चाहते हैं, हाँ हाँ हाँ, ये आउटर मेम्ब्रेन जो है, दिस इज नथिंग, दिस इज एक्चुअली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज आउटर न्यूक्लियोलेमा, ठीक है, या कैरियोलेमा भी बोल सकते हो। तो ये आउटर, इसको कौन बना रहा है, तो इसको बना रहा है RER, क्योंकि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करेंगे तो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगी रफ, जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम। क्लियर हो गया। चलो, अब इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड। तो इस फ्लूइड को क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो इसको कैरियोप्लाज्म। अच्छा, अब न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन के बीच में आपको दिखाई देगा स्पेस। तो ये क्या हो जाएगा, इनर मेम्ब्रेन, और ये वाला क्या हो जाएगा, आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में आपको दिखाई दे रहा है स्पेस, जो मैं यहाँ पे ब्लू कलर से डॉट बना रही हूँ। तो दिस इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो काफी स्पेस ये बड़ा होता है, अराउंड 100 to 200 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो ये गैप काफी ज्यादा होता है ना। अच्छा, ये हमने स्टेटमेंट कब कब यूज किया था, एक हमने बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में ये जो स्पेस था ना, इसको हमने बोला था पेरीसाइटोप्लाज्मिक स्पेस। फिर अगर हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है यहाँ पे स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें भी हमने 2 मेम्ब्रेन पढ़ी थी, तो उनके बीच में ये स्पेस, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। और अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ न्यूक्लियस, इन दोनों के बीच में जो स्पेस होगा दैट इज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। चलो बताओ, यहाँ तो प्रॉब्लम ना। उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा दैट इज द क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर, एंड न्यूक्लियर पोर जो होते हैं वो हाईली सेलेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, हाईली सेलेक्टिव पोर्स होते हैं, एंड होना भी चाहिए। जैसे एग्जांपल, हमारे इंडिया का मेन सेंटर कौन है, दिल्ली। तो आपने देखा होगा
कि दिल्ली के जितने भी जो चेक पॉइंट होते हैं वो हाईली कैसे होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। और उसमें भी अगर मैं बात करूँ संसद भवन के बारे में, तो पार्लियामेंट कैसा होगा, उसकी एंट्री भी क्या होती है, हाईली सेलेक्टिव होती है ना। तो वैसे ही होता है ये वाला। तो ये तो हमारा सेल का हो जाएगा पार्लियामेंट, ठीक है। और इसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे डीएनए जी। तो डीएनए तक पहुंचने के लिए बहुत ही आपको एक स्पेसिफिक हाईली बैरियर क्रॉस करना पड़ेगा। तो दीज आर न्यूक्लियर पोर। और आप लोग बहुत लकी हो बेटा कि यहाँ पे मैं न्यूक्लियर पोर का डायग्राम आपको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि EIPMT में ये पूरा न्यूक्लियर पोर का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने वो भी पढ़ा था। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे बास्केट होता है ना, हाँ, तो ये न्यूक्लियर पोर आपको कैसे मिलेंगे, बास्केट लाइक मिलेंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना कि ये कैसा होता है, हाईली सेलेक्टिव नेचर होता है इसका। कैसा नेचर होगा, हाईली सेलेक्टिव नेचर होता है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट चीज क्या कहना चाहती हूँ कि कोई भी चीज इस न्यूक्लियर पोर से एंटर होगी या फिर कोई भी चीज इस न्यूक्लियर से बाहर जाएगी, इन सब का डिसीजन लेगा न्यूक्लियर पोर। और ये न्यूक्लियर पोर काफी बड़े पोर्स होते हैं बेटा। और बड़े पोर्स क्यों, कॉमन सेंस की बात है कि डीएनए से बनता है आरएनए, जो कहां पे बनता है, न्यूक्लियस के अंदर। फिर ये आरएनए बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, जहां जाके वो बनाएगा प्रोटीन। तो हम लोग बोलेंगे कि mRNA जो होता है वो न्यूक्लियस को क्रॉस करके कहाँ जा रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहा है, क्या करने, प्रोटीन बनाने। और mRNA जो होता है वो काफी बड़ा आरएनए होता है। तो इतने बड़े आरएनए को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे न्यूक्लियर पोर भी काफी बड़े होंगे। एंड साथ ही आपने पढ़ा होगा कि डीएनए किसके साथ कॉइल्ड होता है, हिस्टोन प्रोटीन के साथ कॉइल्ड होता है, पढ़ा था ना। तो अब मुझे बताओ प्रोटीन बनती कहाँ पे, राइबोसोम पे। और राइबोसोम कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। तो साइटोप्लाज्म के ऊपर क्या बनेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर जो राइबोसोम होते हैं वहां पे बनती है प्रोटीन, और फिर इस प्रोटीन को एक्सपोर्ट किया जाएगा अगर ये कोई न्यूक्लियर प्रोटीन है तो वो कहाँ पे, इस न्यूक्लियर पोर को क्रॉस करके आ जाएगी न्यूक्लियस के अंदर। तो कॉमन सेंस की बात है कि पोर्स कैसे होने चाहिए, बड़े भी होने चाहिए, क्योंकि बड़े मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, बट नेचर इसका हाईली सिलेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है न्यूक्लियर पोर के बारे में, क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद इसके सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है यहाँ पे क्या, डीएनए। और ये जो डीएनए होता है ना, ये इस तरीके से प्रेजेंट होता है। मतलब हम बोलेंगे कि हमारा जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पे क्या होगा, अटैच्ड होगा। मैंने ये डबल सर्कुलर डीएनए नहीं बनाया है। जैसे मान लेते हैं इसका हम लोग एक एंड फ्री कर देते, तो ये डीएनए कैसा होता है, ये है तो डबल स्ट्रैंडेड बट कैसा होगा, लीनियर डीएनए होगा। डबल स्ट्रैंडेड हो गया और लीनियर डीएनए होगा। और ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में अटैच्ड होता है। एंड द लास्ट पॉइंट हियर इज न्यूक्लियोलस। तो ये जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो इसको आप सही से लिख लेना, होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूक्लियोलस, जिसको डिस्कवर किया था, भूल गए सब, जिसको डिस्कवर किया था फोंटाना ने। इतना क्लियर हो गया। और ये जो ब्लू कलर का मटेरियल आपको जो दिखाई दे रहा है ना, दिस इज क्रोमेटिन नेट। क्या बोलेंगे इसको, क्रोमेटिन नेट। अब इसके बाद मैं आपको टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, क्या, क्रोमेटिन नेट के बारे में। क्या, चलो वापस देखो। न्यूक्लियस की डिस्कवरी एंड न्यूक्लियस का बोथ क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक, कहाँ पे, ऑर्चिड की रूट्स के अंदर। और मेन कंपोनेंट हो गया सेल का। और न्यूक्लियस के बेसिस पे ही हमने एक्चुअली सेल को दो टाइप्स बनाए थे, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल।
बिकॉज कैरियन इज इक्वल टू क्या होगा, न्यूक्लियस। कैरियोलॉजी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, कैरियोलेमा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कैरियोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, अब सेल्स के अंदर न्यूक्लियस का नंबर कितना होता है, ये विदाउट न्यूक्लियस भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ सेल्स कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल आ जाएगा मोस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, बट इसके अलावा सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकती है। बट वो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल जो है बनेगी कैसे, अगर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बन रही है तो इन सेल्स को बोला जाएगा सिनुसिटिक सेल्स। और अगर ये सेल्स के फ्यूजन से मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स बन रही है तो इनको बोला जाएगा सिंसिटियल सेल। ठीक है, और जिसे एग्जाम्पल हो जाएगा इसके अंदर हमारा स्केलेटल मसल्स हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज जो फंजाई होती है, कोकोनट का जो एंडोस्पर्म होता है, ये सारा। तो यहाँ तक प्रॉब्लम। अब मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाने जा रही हूँ, ये क्रोमेटिन नेट के बारे में, जो टेक्निकली क्या है, डीएनए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे डीएनए के बारे में। चलो, तो अब मुझे बताओ यूकैरियोट्स का जो डीएनए होता है उसको बाइंड करने के लिए क्या होता है, तो यूकैरियोटिक डीएनए को बाइंड करने के लिए होता है, बोलो, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, उसको बाइंड करने के लिए क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। और हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होना किसका करेक्टर है, दिस इज यूकैरियोटिक करेक्टर, बिकॉज प्रोकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। बट हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कभी, कोई बता सकते हो एक ऐसी प्रोकैरियोटिक सेल जिसके पास एक्सेप्शनली हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होती है, लाइक यूकैरियोटिक सेल। नाम याद आया, आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है जिसके पास एक्सेप्शनली आपको मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन। चलो, तो इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है क्रोमेटिन नेट। अब ये जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये एज इट इज वापस आपको 12th में पढ़ना है। ठीक है, तो ना देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्रोमेटिन नेट के बारे में। तो नाम से क्या पता चल रहा है कि एक्चुअली ये एक नेट है, मतलब एक जाल है। सो बेसिकली जो डीएनए होता है न्यूक्लियस के अंदर वो कुछ ऐसा प्रेजेंट होता है। तो ये आपको कैसे दिखाई दे रहा है, डबल स्टैंडर्ड भी होगा प्लस लीनियर डीएनए होगा, क्योंकि देखो इसका ये वाला एंड और ये वाला एंड मैंने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि जब हम लोग दो एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं तब वो सर्कुलर होता है। तो दिस इज द क्रोमेटिन नेट, जो सिंपली इसके अंदर क्या है, डीएनए है, और इसकी कॉइलिंग के लिए क्या जरूरी है, हिस्टोन प्रोटीन। क्या जरूरी होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, और इसके अलावा इसमें कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी हो सकती है। क्या हो सकती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ये चीज मैं आपको 12th में समझाऊंगी कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है, अभी सिर्फ आप इतना ही ध्यान रखना। तो इन सबको मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, क्रोमेटिन नेट। तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पे जो डीएनए दिखाई दे रहा है, ये डीएनए आपको कैसा दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एक थ्रेड लाइक, पतला सा, और कैसा दिखाई दे रहा है, लॉन्ग, और क्या बना रहा है यहाँ पे, नेटवर्क, एक पूरा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, बट अब हम बात करते हैं सेल डिवीजन के टाइम। तो जब सेल डिवीजन होता है तो यही डीएनए क्या होगा, हाईली हो जाएगा कंडेंस्ड, और कंडेंस्ड होने के साथ ही बन जाएगा क्रोमोसोम। क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। अब नाउ क्वेश्चन ये है कि मैम क्रोमोसोम क्यों बनाया जाता है। तो देखो मेरे पास अगर मान लो सपोज करो एक सूखा आटा है, हम लोग चपाती बनाते हैं ना, तो चपाती बनाने के लिए हम लोग आटा यूज करते हैं ना, तो मेरे पास एक थाली के अंदर क्या है, सूखा आटा पड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको बोलूं कि आप उस आटे को एग्जैक्टली 50-50% मतलब हाफ कर दीजिए, तोलना भी नहीं है,
पूरा आटा बिखरा पड़ा है और मैं आपको बोल रही हूँ कि इसको एग्जैक्टली एक लाइन बीच में ऐसे ड्रॉ करो कि वो दोनों अलग अलग हो जाए। तो देखो सूखे आटे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक काम करते हैं, हम लोग आटे के अंदर पानी डाल के उस आटे को गूंथ लेते हैं, ठीक है। एंड गूंथने के बाद उसकी एक बॉल बना देते हैं। बना दिया एक बॉल। अब बॉल को आप एग्जैक्टली बीच में से चाकू से काट दीजिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो 50-50% डिवाइड हो जाएगा। बट वहां पे उसके एग्जैक्ट 50-50 डिवाइड होने के चांसेस बढ़ गए ना। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ कि जब एक सेल डिवाइड होती है तो उसमें डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और जब डीएनए का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है तो अगर डीएनए इस तरीके से बिखरा हुआ रहेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के अंदर कुछ डाल देते हैं प्रोटीन। तो जैसे आटे के अंदर पानी डाला था ना, तो आटा इजिकल टू हो गया डीएनए और इसमें पानी इजिकल टू हो जाएगा प्रोटीन। वो डाल के फिर आप डीएनए को कंडेंस कर लीजिए, ठीक है। और इसको कंडेंस करके हम बना देंगे क्या, क्रोमोसोम्स। ये हमारा तैयार हो गया अब डीएनए। तो देखो आपको दिख रहा है ऐसा, देखो हम डीएनए को गूंथ रहे हैं। तो इस तरह से डीएनए गूंथ के क्या बन गया, इस तरीके से बन जाएगा ये क्रोमोसोम। ये हमारा तैयार हो गया क्या, क्रोमोसोम्स। तो ध्यान रखना, क्रोमोसोम्स आपको कब दिखाई देते हैं, जब टाइम होता है सेल डिवीजन का। और तुम एक चीज सोचो कि जब सेल डिवाइड हो जाएगी तो डिवाइड होने के बाद ये जो क्रोमोसोम होंगे ये वापस ओपन हो जाएंगे, मीन्स पूरा डीएनए खुल जाएगा और डीएनए खुल के वापस बन जाएगा क्रोमेटिन नेट। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल सा। तो क्रोमेटिन नेट से क्रोमोसोम कब बनता है, तो ये बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये कब बनेगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बट जब सेल डिवाइड हो जाती है तो आफ्टर सेल डिवीजन ये वापस क्रोमोसोम वापस ओपन होके कैसे हो जाएंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे क्रोमेटिन नेट के अंदर। तो ये हो जाएगा आफ्टर सेल डिवीजन। तो ये वापस हो जाएगा इसका क्या, डीकंडेंसेशन। तो दिस इज द कंडेंसेशन और ये हो जाएगा डीकंडेंसेशन। ये टर्म आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए का होता है कंडेंसेशन और आफ्टर सेल डिवीजन डीएनए वापस हो जाएगा डीकंडेंस्ड। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं कि यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन नेट होता है ना, ये कितने टाइप्स का होता है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे क्रोमोसोम्स के बारे में। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, क्रोमेटिन नेट्स के टाइप के बारे में। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे वापस क्रोमोसोम के बारे में। तो कोई प्रॉब्लम आपको, होप सो नहीं। तो बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से ये चैप्टर हमारा खत्म होने जा रहा है, ठीक है। चलो तो हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमेटिन नेट के बारे में। तो ये एग्जैक्टली हम लोग वापस पढ़ेंगे कहाँ पे, 12th क्लास के अंदर। तो अच्छा है ना, इस तरीके से आपकी 12th भी कंप्लीट हो रही है। बोला था मैंने 20 से लेकर 30% आपकी 12th खत्म हो जाएगी यहाँ भी, ठीक है। चलो तो इसके अंदर पहला आ जाएगा आपके पास यूक्रोमेटिन। क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा यूक्रोमेटिन और एक आ जाएगा इसके अंदर हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। अच्छा अभी हमने क्या बोला था कि ये डीएनए जो होता है वो कॉइल्ड होता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। तो अगर मान लो कि ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ हिस्टोन प्रोटीन, ये मैंने क्या बना दिया, हिस्टोन प्रोटीन। और इस हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड क्या हो गया, ये डीएनए हो गया कॉइल्ड। सुनना ध्यान से, ये क्या है, दिस इज डीएनए। ये क्या हो गया हमारा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। और जब डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से अलग हो जाता है, जब ये क्या हो जाएगा, इससे सेपरेट आउट हो जाएगा, तब आप इसको बोलोगे यूक्रोमेटिन बोलते हो। अगर ये डीएनए हिस्टोन के अराउंड अगर कॉइल्ड होता है तो इस कंडेंस्ड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हेटेरोक्रोमेटिन।
तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इन दोनों में से जेनेटिकली कौन एक्टिव होगा, अब यहाँ पे जेनेटिकली एक्टिव होने का मतलब है कि अगर मान लो ये डीएनए है और इस डीएनए के अंदर ये क्या है, जीन है, तो जीन का क्या होगा, यहाँ पे होगा ट्रांसक्रिप्शन, और जीन के ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और आरएनए के ट्रांसलेशन से फाइनली बनेगा यहाँ पे प्रोटीन। तो जेनेटिकली एक्टिव कहने का मतलब हुआ कि ये क्या बना सकता है, ये प्रोटीन बना सकता है। तो दिस इज जेनेटिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि डीएनए खुद ही अगर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड अगर रैप रहेगा, कॉइल्ड अगर रहेगा, तो क्या डीएनए से आरएनए बनाने वाली प्रोटीन जो होती है, जो रेस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, क्या वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी, क्या नहीं ना। तो इस केस के अंदर इस डीएनए का ना तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो एमआरएनए नहीं बनेगा। अब जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो फिर इससे कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे जेनेटिकली इनएक्टिव। बताओ कितना सिंपल था, ये जेनेटिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इतना क्लियर। नाउ अब हम बोलेंगे कि हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर, डीएनए के अंदर हिस्टोन कम मिलेगा, और सॉरी हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर हिस्टोन ज्यादा मिलेगा। अब इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देती हूँ। तो H से हेटेरोक्रोमेटिन और H से होता है हिस्टोन, मतलब डीएनए हिस्टोन के अराउंड कॉइल्ड है। आगे की कहानी आप सब समझ जाओगे। अब तुम एक चीज सोचो कि एक हमारे पास डीएनए इस फॉर्म में प्रेजेंट है, लाइक मैंने ऐसा बना रखा है, और इस डीएनए के अंदर ये ना कॉइल्ड होता है अराउंड हिस्टोन। ये क्या होता है, अराउंड कॉइल्ड होता है हिस्टोन। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक धागा है और उस धागे के अंदर बहुत सारे नॉट गांठे हैं, ठीक है, और उस धागे को जब हम लोग स्टेन करने जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, जो गांठे होती है ना वो कलर ज्यादा ले लेती है, होता है ना ऐसा। तो जब आप लोग क्या करोगे, इस क्रोमेटिन नेट को जब आप स्टेन करोगे, और इसके स्टेनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई एसिटोकार्मीन। क्या यूज करते हैं, एसिटोकार्मीन। और यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूज जी, फ्यूज, यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं फ्यूज जी डाई। ये दोनों ही डाई बेसिक होती है। बेसिक क्यों, बिकॉज न्यूक्लिक तो एसिड होता है, डीएनए न्यूक्लिक एसिड होता है, तो एसिड को स्टेन करने के लिए आप डाई यूज क्या करोगे, बेसिक डाई यूज करोगे। कौन सी, एसिटोकार्मीन और फ्यूज जी। तो ये दोनों बेसिक डाई होती है जो स्टेन करेगा क्रोमेटिन नेट को। अब एक क्रोमेटिन नेट आपके पास यू क्रोमेटिन है और दूसरा आपके पास हेटेरोक्रोमेटिन है। तो अब ये तो क्या हो गया, तो ये तो डीएनए के अंदर क्या हो गई, गांठें हो गई ना। तो ऑब्वियसली जहां पे धागे के अंदर गांठ लगी होती है ना तो वो कलर ज्यादा लेती है, और जहां से ओनली जो थ्रेड होता है तो थ्रेड क्या होगा, कलर कम लेगा ना। हाँ, तो जब हम लोग इसको स्टेन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि ये वाला यहाँ पे डार्कली स्टेन होगा। कैसा होगा, डार्कली स्टेन, और यहाँ पे ये वाला लाइट स्टेन होगा। ये यहाँ पे हो जाएगा क्या, लाइटली स्टेन। चलो ये कंप्लीट हो गया। बाकी ये भी बोला जाता है कि यू क्रोमेटिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है सेंटर के अंदर, और हेटेरोक्रोमेटिन जो होता है वो जनरली मिलता है हमको पेरिफेरी के अंदर, ठीक है। सो ये तो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं। अब देखो ये मैंने आपको हेटेरोक्रोमेटिन यू क्रोमेटिन क्यों पढ़ाया है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीन रेगुलेशन। जीन रेगुलेशन क्या मतलब, अगर मान लो कि किसी जीन से आपको प्रोटीन नहीं बनाना है, उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट अभी सेल को नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इस डीएनए को या जीन को उठा के हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड रैप कर देते हैं। तो अगर वो रैप हो गया तो फिर उसके बाद उसके साथ अदर जो प्रोटीन होती है वो इंटरैक्ट नहीं हो पाएगी, और फिर फाइनली उससे प्रोटीन नहीं बनेगा। समझ आया। और जब सेल को डिमांड होगी इस प्रोटीन का
तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस डीएनए को वापस हिस्टोन से अलग कर देंगे, तो सेपरेट हो गया। तो ये जब हिस्टोन से सेपरेट हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, बोलो, ये डीएनए ओपन हो गया, एंड जैसे ये ओपन होगा तो जो अदर प्रोटीन होगी जो आरएनए बनाने के लिए इंपॉर्टेंट होती है वो इसके साथ इंटरेक्ट करेगी और फिर फाइनली बन जाएगा प्रोटीन। तो ये क्या होता है, हिस्टोन की बाइंडिंग डिसोशिएशन, ये पूरा तरीका होता है किसका, जीन रेगुलेशन का। तो ये कन्वर्जन ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन इनटू यूक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन इनटू हेटेरोक्रोमेटिन, ये क्यों किया जाता है, ये हम पढ़ेंगे अगेन 12th क्लास में। एक जीन रेगुलेशन का तरीका होता है। तो है बेटा अपने अपने तरीके, तो या फिर सेल भी अपने तरीके यूज कर रही है, आप भी अपना तरीका यूज करो कि सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद।